नमस्कार। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं और उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। हम ये देखते हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उल्लेख हमारे संविधान के चौथे भाग अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में जब तक अपेक्षित न हो तो राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में है। अर्थात भाग जो 3 है वो हमारी राज्य की जो परिभाषा है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 37 के अनुसार ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये वाद योग्य नहीं है और इनका न्यायालय द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतः हम ये कह सकते हैं कि जहाँ मूल अधिकार हैं उनका उल्लंघन होने पर हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, वहीं जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उल्लंघन होने पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते। तो हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न ये उठता है कि फिर इन जो नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनका क्या लाभ है। तो सबसे पहले मैं विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा है उनके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे कि ग्रेनविल ऑस्टिन, उन्होंने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक दोनों ही तत्वों को संविधान की आत्मा बताया है। वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने इनको संविधान का एक अनोखा लक्षण बताया है। डॉक्टर M.V. पैली हैं, वो ये कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्व प्रजातांत्रिक भारत का शिलान्यास करते हैं। हमने जो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिए हैं। और वहीं डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो भी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये एक तरह से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायक हैं। और उन्होंने जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उन्होंने एक तरह से ये भी बताया कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारत में ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने का लक्ष्य रखते हैं जो जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। तो हमने ये देखा चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, डॉक्टर अंबेडकर हो या ग्रेनविल ऑस्टिन हो, उन्होंने सभी ने नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनमें एक तरह से लोकतंत्र की रूपरेखा देखी है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी उन्होंने जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें देखा है। हम बात करते हैं नीति निर्देशक जो तत्व हैं कि उनका जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया है। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसका उद्देश्य एक तरह से भारत में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है जिससे नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो सके और व्यक्तियों का जो ये सर्वांगीण विकास है, चाहे वो राजनीतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो या आर्थिक विकास हो, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा ही संभव हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि ये वाद योग्य नहीं है, लेकिन जब भी राज्य सरकारें कोई भी नियम बनाती हैं तो इन नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना वो नहीं कर सकती। इसी को आधार बना करके नीति जो निर्देशक तत्व हैं उनका विवेचन निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक कल्याण से संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अर्थात ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जिनके आधार पर व्यक्ति का आर्थिक और सामाजिक विकास संभव है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 38 की। अनुच्छेद 38 में ये लिखा है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये प्रयास करेंगे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हो और इसके लिए उन्होंने अनुच्छेद 39 का जो क्लोज ए है उसमें लिखा है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के समान साधन उपलब्ध हो सकें। अर्थात लिंग के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पुरुष और स्त्री दोनों को समान रूप से अपनी जीविका चलाने के साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। अनुच्छेद 39 का जो क्लोज बी है उसमें ये लिखा है कि समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण सामूहिक हित में होना चाहिए। अर्थात समाज की जो भी भौतिक संपत्ति है उसका स्वामित्व किसी एक वर्ग विशेष के हाथ में
नहीं होना चाहिए बल्कि सामूहिक रूप से होना चाहिए। अनुच्छेद 39 का जो क्लोज सी है उसमें लिखा है कि उत्पादन के साधन एवं धन इस प्रकार से विभाजित हो जिससे उनका केंद्रण न हो सके, अर्थात जो भी उत्पादन के द्वारा जो भी धन प्राप्त हो उसका सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, अर्थात एक जगह केंद्रीकरण न हो बल्कि उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अनुच्छेद 39 का जो क्लोज डी है उसमें ये लिखा है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, अर्थात एक जैसा ही कार्य स्त्री और पुरुष दोनों कर रहे हैं तो दोनों को जो भी वेतन दिया जाएगा वो उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसी प्रकार जो अनुच्छेद 39 का जो क्लोज ई है उसमें भी ये लिखा है कि आर्थिक व्यवस्थाओं के अधीन नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जिससे श्रमिक स्त्रियों और पुरुषों के स्वास्थ्य तथा शक्ति और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग हो। यहाँ हम ये देखते हैं कि राज्य द्वारा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो बेरोजगार हैं स्त्री और पुरुष तो उनको कोई व्यवस्थावश ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़े। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि छोटे छोटे जो बालक होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष भी नहीं होती उनको कारखानों में लगा दिया जाता है, तो एक तरह से गरीबी के कारण वो लोग वहाँ काम करते हैं और उसका दुष्प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो ये राज्य को देखना चाहिए कि जो बेरोजगार जो व्यक्ति हैं स्त्री और पुरुष उनको रोजगार देने का कार्य भी राज्य को करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 41 की। अनुच्छेद 41 में ये लिखा है कि बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा अन्य अभावों की दशाओं में राज्य लोक सहायता की व्यवस्था करेगा। यहाँ हम ये देखते हैं कि कई बार राज्य सरकारों द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है और वृद्धावस्था जो पेंशन दी जाती है वो इसी आधार पर दी जाती है। और जो भी बीपीएल परिवार होते हैं उनको जो बीमारी के लिए जो भी फ्री जो व्यवस्था हॉस्पिटल्स में दी जाती है वो इसी आधार पर दी जाती है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 42 की। उसमें ये लिखा गया है कि राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए प्रबंध करेगा, अर्थात जब भी कोई गर्भवती महिला की डिलीवरी होती है तो राज्य सरकार द्वारा उसको आर्थिक सहायता और जो भी स्वास्थ्य संबंधी सहायता है वो प्रदान की जाएगी। तो हमने देखा कि इसको बढ़ावा देने के लिए जो हमारी सरकारें हैं वो स्वास्थ्य केंद्रों पर जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपनी डिलीवरी करवाएं उसके लिए प्रचार और प्रसार का कार्य करती हैं और प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। अगला जो अनुच्छेद है 43 उसमें ये घोषणा की गई है कि राज्य श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह न्यूनतम मजदूरी का प्रबंध किया जाएगा और जो कुटीर उद्योग हैं उनकी उन्नति के लिए भी प्रयत्न किए जाएंगे। तो राज्य जो सरकार है वो बेरोजगारी दूर करने के लिए जहाँ एक और कुटीर जो उद्योग हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं या फिर जो कि बहुत ही मंदी के दौर से गुजर रहे हैं तो उनकी उन्नति के लिए भी प्रयास करेगी और जो श्रमिक हैं उनके लिए न्यूनतम मजदूरी भी राज्य सरकार द्वारा तय की जाएगी। तो इसके द्वारा जहाँ एक और आर्थिक विकास व्यक्ति का होगा वहाँ सामाजिक उत्थान भी होगा। फिर जो अनुच्छेद आपका 46 है उसमें ये लिखा है कि राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं उनके सामाजिक न्याय की स्थापना का भी प्रयास करेगी। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो अनुसूचित जाति, जनजाति और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके उत्थान के लिए भी कार्य किया जाता रहा है। अनेकों जो योजनाएं हैं उनके विकास के लिए संचालित की जाती हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति से संबंधित हो या फिर विभिन्न जो सेवाएं हैं उनमें भी उनको जो प्रोत्साहन दिया जाता है। अनुच्छेद 47 जो कि आहार पुष्टि से संबंधित है, जो कि हम ये देखते हैं कि आजकल जो भी सरकारी स्कूलें हैं उनमें जो मिड डे मील जो बच्चों को दिया जाता है वो इसी आधार पर दिया जाता है कि उनका जो कुपोषण की वजह से जो भी बच्चे बीमार होते हैं जिनको समय पर भोजन नहीं मिल पाता है उनको स्कूल में उस व्यवस्था उनकी की गई है।
अनुच्छेद जो 48 है उसमें राज्य से यह उपेक्षा की गई है कि वह कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करें और गोवध पर प्रतिषेध करें। तो यहाँ हमने देखा कि राज्य सरकार द्वारा यह भी अपेक्षा की जाती है कि जो कृषि से रिलेटेड और पशुपालन में जो नवीन जो टेक्निक है उसको भी लागू करने पर सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रसार और प्रसार कार्यक्रम किए जाते हैं। आकाशवाणी द्वारा किसानों को उनसे प्रश्नोत्तरी भी की जाती है और किस प्रकार किसानों को अपनी जो फसल है उसको बोना चाहिए और कैसे उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ये सारी जानकारी हैं वो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किसानों को प्रदान की जाती है। तो हमने ये देखा कि जो नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनका वर्गीकरण जो आर्थिक और जो सामाजिक आधार पर किया गया था उसमें स्त्री और पुरुषों के समान वेतन की बात कही गई है। और जो बच्चे जो कि कुपोषण से ग्रसित हैं उनके लिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई है और जो बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था की जाती है, वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था की जाती है। और जैसे कि भामाशाह कार्ड बन रहे हैं उनके आधार पर जो भी बीपीएल परिवार के लोग हैं वो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं फ्री में ले सकते हैं। तो ये सारे प्रावधान हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उन्हीं के तहत ही किए गए हैं। आगे हम बात करते हैं दूसरा जो वर्गीकरण का जो आधार है वह है न्याय, शिक्षा और लोकतंत्र से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 40 की। तो अनुच्छेद जो 40 है वो हमारी ग्राम पंचायतों के गठन से रिलेटेड है और एक तरह से ग्राम पंचायतों का गठन का अभिप्राय यही हुआ कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यहाँ बात की गई है, अर्थात सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है और सत्ता है वो निचले स्तर से ऊपर तक, अर्थात सत्ता को एक तरह से बांट दिया गया है कि ग्रामीण स्तर पर भी लोग हैं वो सत्ता में अपनी भागीदारी करें। तो उसके लिए की व्यवस्था भी राज्य सरकारों द्वारा की गई है और ये व्यवस्था ग्राम पंचायतों के गठन के द्वारा ही संभव है। और जो ग्राम पंचायतें हैं उनको भी अपने विकास के लिए शक्तियाँ और अधिकार प्रदान किए गए हैं। आगे जो अनुच्छेद 44 है उसमें राज्य भारत के समस्त राज्य के लिए समान सिविल संहिता बनाएगा। कहने का अभिप्राय होगा कि राज्य द्वारा समान सिविल संहिता बनाई जाएगी जिसमें राज्य में निवास करने वाले सभी प्रकार की जाति, धर्म, वर्ग सबके लिए समान कानून बनेगा। लेकिन अभी इसके लिए प्रयास जारी हैं। और आपको बता दें कि गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां समान सिविल संहिता को लागू किया गया है। और अनुच्छेद जो 25 जो कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग रखना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि शक्ति पृथक्करण की बात कही गई है जिसमें कार्यपालिका अपना कार्य करेगी और न्यायपालिका अपना कार्य करेगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें न्याय, शिक्षा और लोकतंत्र की बात कही गई है। इसके अलावा भी हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जिनमें हमें समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीयता से संबंधित सिद्धांत दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम बात करें समाजवादी सिद्धांत की जिसमें स्त्री और पुरुष की समान वेतन के समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई हो, चाहे वो अनुच्छेद 38 हो और 39, और वहीं अनुच्छेद जो 41 है जिसमें बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी इन दशाओं में जो राज्य द्वारा जो लोक सहायता दी जाती है ये एक तरह से समाजवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। और बात करें हम गांधीवादी सिद्धांत की तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जो ग्राम पंचायतों के गठन की जो बात की गई है अनुच्छेद 40 में, जिसमें ग्राम जो पंचायतें हैं उनको जो अधिकार दिए गए हैं वो गांधीवादी सिद्धांत से रिलेटेड हैं। और जो कुटीर उद्योगों की बात की गई है ये भी एक तरह से गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित हैं क्योंकि गांधी जी ने कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो अनुच्छेद 47 है जिसमें आहार पुष्टि की जो बात की गई है जिससे कि जीवन स्तर को ऊंचा किया जा सके, और जो मादक जो पदार्थ हैं उन पर जो प्रतिबंध की बात की गई है ये भी गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 48 जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है, पर्यावरण की सुरक्षा से रिलेटेड है और जिसमें वन और वन्य जीवों की सुरक्षा पर भी बल दिया गया है, ये भी गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है।
क्योंकि गांधी जी ने पर्यावरण पर अत्यधिक बल दिया है। दूसरी अगर हम बात करें उदारवादी सिद्धांत की हम बात करें तो इनको हम ये देख सकते हैं। उदारवादी सिद्धांत में जो कि एक तरह से व्यक्तित्व के विकास पर ज़्यादा बल दिया जाता है, जिसमें अनुच्छेद 48 जो कि पर्यावरण सुरक्षा और वन और वन्य जीवन से संबंधित है, वहीं जो अनुच्छेद 50 जो कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, अर्थात अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ अलग नहीं होंगी, किसी एक अंग में ही शक्तियों का विलय कर दिया जाएगा, तो कोई भी सरकार का जो अंग है वो निरंकुश हो सकता है। इसलिए अनुच्छेद 50 में ये लिखा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग रहना चाहिए। दोनों के कार्य क्षेत्र अलग हैं और दोनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें। जो बात अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत से रिलेटेड है उसमें अनुच्छेद 51 से संबंधित है ये, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य को चाहिए कि वह राष्ट्रों के बीच न्यायोचित और सम्मानपूर्ण समझौते को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों की शर्तों के प्रति आदर बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करे। यहाँ हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51, जिसमें इस बात पर हमेशा बल दिया जाता है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो संधि हैं उनका आदर करें, और जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के जो विवाद चल रहे हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड हों या आतंकवाद से रिलेटेड हों, जो मतभेद होते हैं, या फिर हमने देखा कि कई बार कई महाशक्तियां हैं वो जो कमज़ोर राष्ट्र हैं उनको दबाती हैं, उन पर आक्रमण करती हैं, चाहे उनसे रिलेटेड कोई भी विचार हो, मध्यस्थता द्वारा इनको जो विभिन्न जो विवाद हैं उनको सुलझाना चाहिए। तो हमने ये देखा कि एक तरह से राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके पीछे कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, लेकिन एक तरह से जब भी राज्य सरकारें कोई भी कानून बनाती हैं तो उन पर एक मौलिक दबाव होता है, एक नैतिक दबाव होता है कि वो इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। और इसीलिए हमने देखा कि जो निःशुल्क जो शिक्षा का अधिकार है वो राज्य सरकार द्वारा लागू कर दिया गया, या फिर बेरोजगारी जो भत्ता है, जो वृद्धावस्था पेंशन है, जो स्त्री और पुरुषों के समान कार्य के लिए जो समान वेतन की बात कही गई है वो भी राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है। और जो आहार पुष्टि की जो बात की गई है वो मिड डे मील में हम देखते हैं। तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि इसके पीछे कोई न्यायिक शक्ति नहीं है तो राज्य सरकारें हैं वो उनको नहीं मानेंगी, बल्कि राज्य सरकारों पर एक तरह से नैतिक दबाव भी होता है। धन्यवाद।